नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम अपेक्स बैंक के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान से संबंधित जो भी एमसीक्यू बनेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अनुच्छेद दिया गया है और उस अनुच्छेद में क्या है उसे दिया गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है, क्या अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। तो बिल्कुल है, यहाँ पास अनुच्छेद 12 में जो मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद है उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि किसे राज्य कहेंगे। इसमें संसद, विधान परिषद, सभी जो भी संस्थाएं हैं, ज़्यादातर शासन की जो भी संस्थाएं हैं और शासन से संबंधित जो भी संस्थाएं, उन्हें राज्य कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष संबंध क्षमता लिख दिया गया है, सॉरी ये समता हो जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता या समता, तो ये भी बिल्कुल सही है, विधि के समक्ष सभी समान है, ऐसा अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है क्या। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 20 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए, अनुच्छेद 20 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 20 में क्या है देखा जाए तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण है, अर्थात लगभग गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, तो ये स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 22 भागों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, क्या भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। तो बिल्कुल राज्य सरकार का उल्लेख है। इसके बाद भाग 9 में क्या पंचायतों का उल्लेख है। तो बिल्कुल यह भी सही है, भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। इसके बाद दिया गया है क्या, भाग 7 में संघ एवं राज्य का उल्लेख है क्या। तो देखिए, भाग 7 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, बल्कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख तो भाग 1 में है। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस में है, भाग 1 में है। इसके बाद ऑप्शन डी दिया गया, क्या भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं। तो बिल्कुल आपातकालीन उपबंधों का वर्णन भाग 18 में है। तो ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो कि भाग 18 में अभी हमने देखा, वह कहाँ से लिया गया है। क्या जर्मनी से लिया गया है, या आयरलैंड से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए, जर्मनी से जो है ये आपातकालीन उपबंध लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है क्या आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। इसके अलावा देखिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बाद आयरलैंड से ही लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन लिया गया है, राष्ट्रपति का। और इसके अलावा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन की प्रक्रिया है वह लिया गया है, कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, बहुत कुछ लिया गया है इससे। सबसे पहले तो आप जानिए उद्देशिका का विचार, अर्थात जो प्रस्तावना का विचार है, कहाँ से लिया गया है। तो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। ठीक है, अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। इसके अलावा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज हैं या न्यायाधीश हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिया गया है, उद्देशिका की भाषा, अर्थात प्रस्तावना की
प्रस्तावना की क्या भाषा लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। देखिए मात्रा में गड़बड़ी हो सकती है लिखने में। इसके बाद व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यदि पूछा जाए कहाँ से लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो देखिए बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये तो सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा संचालन समिति के अध्यक्ष क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही युग्म है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसके अलावा दिया गया प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष क्या KM मुंशी जी थे, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पास प्रक्रिया विषयक संबंधी के समिति के जो अध्यक्ष थे वह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यहाँ पास क्या आंसर आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और इसके बाद दिया D में कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी जी थे, ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, या भीमराव अम्बेडकर ने, या सच्चिदानंद सिन्हा ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए यहाँ पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई कब, 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को जब प्रथम बैठक हुई तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की। लेकिन इसके बाद जब 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई, ठीक है, 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई, तो सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता संविधान सभा की दे दी गई, ठीक है। तो स्थायी रूप से सदस्य कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रथम अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बाद देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये डेट को याद रखेंगे, 9 दिसंबर को क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्षता की, ये प्रथम अध्यक्ष था। 11 दिसंबर को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946, सब 1946 की बात है, ठीक है, ये भी और यहाँ भी, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किन्होंने, नेहरू जी ने। और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को पारित हुआ, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई, क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, या 1833 का चार्टर एक्ट, या 1848 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए केंद्रीकरण की जो नींव रखी गई वह 1773 में रखी गई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और 1773 में कैसे केंद्रीकृत किया गया, तो आपको याद होगा कि जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अभी MCQ सीरीज़ कर रहे हैं उसमें मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर था, उसे क्या किया गया, गवर्नर जनरल घोषित किया गया, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और किसका, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना, लेकिन इसके अलावा मद्रास, ठीक है, मद्रास और मुंबई या बम्बई प्रेसिडेंसी की जो न्यायिक शक्तियाँ थी, विधायी शक्तियाँ थी, वह गवर्नर जनरल को दे दी गई। तो इन दोनों का जो शक्तियाँ थी वह गवर्नर जनरल में केंद्रित हो गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि केंद्रीकरण हुआ, ठीक है। और यही वो अधिनियम है जब पहली बार कंपनी के कार्यों को, कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्य, जो भी राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता मिली, ठीक है। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। लेकिन इसके अलावा 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया, पृथक किया गया, ठीक है।
तो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया किसमें? 1784 में। इसके बाद 1833 है, तो 1833 के चार्टर में क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, यह भी केंद्रीकरण किया गया, लेकिन जो नींव रखी गई, नींव की बात यदि की जाए तो 1773 में किया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अलावा लास्ट देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसमें भारत के गवर्नर जनरल को, जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में, उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। तो ये हुआ, लेकिन इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? क्या पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, या अखंडता, या समाजवादी? तो ये तीनों ही शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, जो कि 10वीं अनुसूची में उल्लिखित है, को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो क्या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, या डी, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 होगा। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन दिया गया है ऑप्शन में, जो 1992 में हुआ। तो यह क्या था? पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो इसमें क्या किया गया? प्रस्तावना में अभी हमने देखा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया, ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? तो संसदीय प्रणाली की सरकार है तो क्यों, क्या कारण है कि संसदीय प्रणाली की सरकार है? ऑप्शन ए है लोकसभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है, क्या इसलिए? या फिर संसद जो है संविधान का संशोधन कर सकती है, क्या इसलिए? या फिर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्या इसलिए संसदीय प्रणाली की सरकार है? या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्या इसलिए संसदीय प्रणाली है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पास मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि देखिए लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है, ये लोकतंत्रात्मक शासन का उदाहरण है, ठीक है, लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके अलावा संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये संसद की शक्ति है, ठीक है, संसद की शक्ति है जो संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 75(3) में। इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 75(3) में है, जिसके तहत कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ होगी, सत्तारूढ़ अर्थात सत्ता पर बनी रहेगी, तभी तक सत्ता पर बनी रहेगी जब तक मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी कहने का मतलब बहुमत है, बहुमत प्राप्त है उसे, या विश्वास मत प्राप्त है। तो ये हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाग 1 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन दिया गया है यहाँ, संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो देखिए विधि द्वारा बिल्कुल निर्माण कर सकती है संसद, यहाँ सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका देखते हैं कौन सा गलत है, वही आंसर होगा। संसद विधि द्वारा, विधि अर्थात सामान्य विधि द्वारा और साधारण बहुमत से, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? साधारण बहुमत से। इसके बाद राज्यों की सीमा परिवर्तन में राज्यों की अनुमति आवश्यक है, ये गलत है। राज्यों की अनुमति बिल्कुल आवश्यक नहीं है, संसद की शक्ति है, वह चाहे तो साधारण बहुमत से भी सीमा परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद नए राज्यों का निर्माण संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह भी सही है, क्योंकि नए राज्यों का निर्माण यदि होता है तो वह साधारण बहुमत से होगा, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है, तो संविधान संशोधन माना भी नहीं जाएगा। तो इसके बाद है संसद को अधिकार है कि वह संविधान संशोधन द्वारा किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को दे दे, तो यह भी बिल्कुल सही है, संसद को अधिकार है, लेकिन यह अधिकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा संभव है, ठीक है।
यह अधिकार साधारण मत बहुमत से नहीं होगा बल्कि संविधान संशोधन द्वारा होगा। संविधान संशोधन द्वारा ही यह संभव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? क्या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 143? तो देखिए, अनुच्छेद 32 द्वारा उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देती है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 224 ये उच्च न्यायालय को अर्थात हाई कोर्ट को क्या करती है? हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देती है। किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों के संबंध में। दोनों ही मौलिक अधिकारों के संबंध में है। तो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को देता है अधिकार, जबकि अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को देता है। इसके बाद है अनुच्छेद 124। तो इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उल्लेख है, स्थापना और गठन का। इसके बाद दिया गया क्या है? अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से कौन परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो क्या अनुच्छेद 16 या 15 या 17 या डी 18? तो देखिए, यदि सेवाओं की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें क्या है? अनुच्छेद 16 में उल्लेख है लोक नियोजन अर्थात जो पब्लिक सर्विस है, ठीक है, जो सरकारी सेवाएं हैं, तो उसमें अवसर की समानता दी जाएगी। सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। तो लेकिन यदि बात करें यहाँ पास आरक्षण की, तो यह भी अवसर में समानता ही है। ठीक है, यह भी अवसर में समानता ही है। तो यहाँ पास अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद अगला कोई जो ऑप्शन है यहाँ पास अनुच्छेद 15, ये शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान देता है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में, और इसके अंतर्गत क्या आती है? सामाजिक समानताएं आती हैं। सामाजिक समानताएं, सामाजिक समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 17 सभी परिचित हैं कि अस्पृश्यता से मुक्ति या अस्पृश्यता पर प्रतिबंध है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 18। तो इसमें क्या है? उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 29 तक किन मूल अधिकारों का संरक्षण किया गया? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का, या समानता के अधिकारों का, या शोषण के विरुद्ध अधिकारों का, या स्वतंत्रता के अधिकारों का? तो देखिए, 25 से 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। इसके अलावा समानता के अधिकार का संरक्षण जो है वह 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का संरक्षण है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसके बाद जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं यह 19 से 22 तक है। इसके बाद दो और मूल अधिकार हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख है किसका? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो क्या ये प्रजातांत्रिक होता है? तो देखिए, प्रजातांत्रिक होना का मतलब मैंने अभी बताया। प्रजातांत्रिक होना मतलब प्रजा के बहुमत से सरकार होना। ठीक है, जो जनता है वह यदि शासक चुने वह होता है प्रजातंत्र। वह क्या होता है? प्रजातंत्र। तो इस शासक चुनना ये क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र। लेकिन प्रजातंत्र जो है मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो मूल अधिकार बिल्कुल ही व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन बी आपका सही कथन है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया है। ठीक है। इसके बाद सांसद, देखिए यहाँ संसद है। ठीक है, संसद इसके विरुद्ध अधिनियम नहीं बना सकती। बिल्कुल सही है, मूल अधिकार के विरुद्ध अधिनियम नहीं बना सकती,
परंतु संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन करके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया है, यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो बिल्कुल सही है, राज्यों के विरुद्ध हमें अधिकार प्रदान करता है, तो यह भी कथन सही है। जो कथन सही नहीं है वह है कि यह प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है कि शासक को प्रजा चुने या जनता चुने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का उल्लेख है? तो क्या 15(4) के द्वारा, या अनुच्छेद 16(4), या अनुच्छेद 15(6), या अनुच्छेद 16(6)? तो देखिए, अनुच्छेद 15(4) के द्वारा जो है ओबीसी वर्ग को या अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 16 में ओबीसी वर्ग को ही बात किया गया है किसका? लोक नियोजन में या सेवाओं में आरक्षण। ठीक है, सेवाओं में आरक्षण दिया गया है। तो 16(4) में जो है सेवाओं में आरक्षण है, और 15(4) में शैक्षणिक आरक्षण किसके लिए है? दोनों ओबीसी के लिए है। इसके बाद जो 15(6) और 16(6) दिया गया है, ये दोनों ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित हैं। दोनों ही ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है, और यह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। और यह 15(6) और 16(6) में है। 15(6) में किसके लिए है? तो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में अधिकतम 10% आरक्षण, और 16(6) में सेवाओं में अधिकतम 10% आरक्षण, जो कि अन्य आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या डी उपर्युक्त सभी द्वारा। तो यहाँ देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो भी विधानसभाएं हैं वे सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो क्या 30 दिन पहले की सूचना, या 14 दिन पहले, या 15 दिन पहले, या 25 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व सूचना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, क्या अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख है? तो बिल्कुल अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो यह कथन भी सही है। इसके बाद 50 प्रस्तावक, यहाँ प्रस्तावक है, और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो चौथा कथन दिया गया है, यह आपका आंसर हो जाएगा कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, यह कथन बिल्कुल भी सही है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए उसे, और यदि है भी तो उसे अपनी सदस्यता वापस लेनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। कथन दिए गए हैं आपके ऑप्शन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। तो देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। इसके बाद दूसरा कथन क्या है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तो ये कथन यहाँ पास गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और निर्वाचन या चुनाव किसका होता है? लोकसभा का होता है। लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है वो बनता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तभी तक वह प्रधानमंत्री रहता है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, यह कथन भी सही है। तो डी इनमें से कोई नहीं, यह आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को प्राप्त यहाँ क्षमादान है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति कौन सी शक्ति है? तो क्षमादान की शक्ति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती है? क्या विधायी शक्ति के अंतर्गत, या न्यायिक शक्ति के अंतर्गत, या कार्यपालिक शक्ति है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है वह न्यायिक शक्ति है, और इस शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पूर्णतः क्षमादान, अर्थात सजा प्राप्त व्यक्ति को पूर्णतः क्षमादान से लेकर इसके अलावा दंड का निलंबन कर सकता है।
ठीक है, दंड का निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो ये हुआ आपका जो संविधान का या इंडियन जीके के अंतर्गत संविधान का पहला पार्ट जो अपेक्स बैंक के लिए आवश्यक है। इसके बाद दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।